प्रॉपर्टी के रेट जो है अभी और बढ़ेंगे, तो क्या है ये कोई एक बबल है जो आने वाले टाइम में फूट जाएगा या इसमें कुछ सच्चाई भी है? हर कोई एक अंधी रेस के अंदर दौड़े जा रहा है, उसे पता भी नहीं है कहां पर रुकना है और कहां पर चढ़ना है। मैं यहां पर बोलता हूं, यदि अगर मैं सिंपल सा एक सवाल कर रहा हूं कि 10 लाख रुपया है किसी के पास, अब बताइए उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? सर, इंतजार का फल कभी भी मीठा नहीं होता। तो क्या बात कर रहे हैं, ये तो कहा सर, ये जाता है। पुरानी कहावत है। मैं तो यूं कहूंगा अरविंद जी कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं हो तो भी मैं प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लोग कह रहे हैं कि 2027 में ना एक बड़ा करेक्शन आने वाला है। इज इट सो? आपको लग रहा है आप इस फील्ड में हैं? आप अक्सर सभी प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा जो लोग बर्बाद होते हैं या जिनके पास साथ में काश जुड़ा होता है, काश 10 साल पहले मैंने उस रेट पे प्रॉपर्टी ली होती तो मेरे पास आकाश होता। आखिरकार लोग इसमें गलती कहाँ करते हैं? जिस समय लोग बहुत सारा पैसा कमाकर प्रॉपर्टी से निकल रहे होते हैं, हम इमोशनल ड्रिवन होकर उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। किराए के घर में रहना सही है या EMI देकर फ्लैट में रहना? क्या आप पूरी जिंदगी भर उबर ओला में ही सफर करना चाहोगे या घर की गाड़ी लोगे? सपना तो सबका होता है कि अपनी गाड़ी, अपना मकान हो। तो लोग कहते थे पहले कि पैसा बैंक में रखने से बड़ा होता है। मैं आज बोलता हूँ पैसा बैंक से लेने के बाद आदमी बड़ा होता है। प्लॉट या फ्लैट, गोल्ड या प्रॉपर्टी, लोन लेना चाहिए या फिर कैश में? अगर कल मार्केट 30% गिर जाए तो सबसे पहले कौन बर्बाद होगा? सर, मेरे हिसाब से जिसने बहुत अच्छे रेट पे कोई प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, कुछ 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में कभी कभी कई गुना ज्यादा वो रेट दे जाता है, वो क्या सीन होता है? अक्सर लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हमको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेजिडेंशियल। तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, अगर आप, मैं यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक गारंटी दे के जा रहा हूँ। आज अगर वो आप जमीन 25,000 रुपए में ले लेते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि वो 5 साल के अंदर 50,000 की हर हाल में होगी। लाख रुपए इनाम दूंगा अगर इससे बेटर जमीन आप 25,000 छोड़ 40,000 में भी मुझे बताएं। नमस्ते दोस्तों, दार्विन्स पे आप सभी का स्वागत है। समझ गए होंगे आप कि किस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, अब 4 लोगों से इसको लेकर अब बात करते हैं ना, तो ये कई तरह के मिक्स जो है रिव्यू और राय आते हैं। कोई कहता है कि भाई ले लो, रेट एकदम बढ़िया है, बढ़ जाएंगे रेट, फटाफट ले लो। कोई बोलता है रुक जाओ, रेट अभी और नीचे जाएंगे, मार्केट जो है रिवाइव होगा। बहुत कंफ्यूजन इन सब चीज़ों को लेके, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और देखिए, प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है ना, घर लेना, प्लॉट लेना कोई हर महीने तो लेने वाली चीज़ है नहीं। एक बार आप लगाते हैं तो वो जीवन भर की पूंजी और कमाई होती है। तो यहाँ सोच समझ के लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एक गलती आपको लाखों करोड़ों की चपत लगा सकती है। तो हमने सोचा कि इस पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी सच्चाई को जानता हो, जो इसमें हो। तो हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है जयपुर से मिस्टर अवनीश को, जो बताएंगे रियल ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या गलतियां हम करते हैं वो भी बताएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। शॉर्ट में इतना ही बोलूंगा ना कि अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा है और कहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, जरूर देखिएगा। आखिर में आप मुझे धन्यवाद जरूर करेंगे। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अरविंद जी। तो शुरुआत करते हैं सर। हाँ जी, बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल इसी से शुरू करते हैं कि जिस तरह से मार्केट में ये चीजें हैं, लोग आम जन में ये बात है कि प्रॉपर्टी के रेट जो है अभी और बढ़ेंगे, तो क्या है ये कोई एक बबल है जो आने वाले टाइम में फूट जाएगा या इसमें कुछ सच्चाई भी है? सर, मेरे यहाँ पर मानना एक ही चीज़ है। एक पुरानी कहावत मुझे याद आती है, टाइम को वेस्ट करने की बजाय टाइम को इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी में रुकने की बजाय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। अगर आप जल्दी से जल्दी कम से कम पैसों में बहुत ज़्यादा धनवान बनना चाहते हैं। अब मैं आता हूँ आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो पूरे टाइम क्या होता है, प्रॉपर्टी गुरु इतने सारे बन गए, इतना सारा ज्ञान बांटते रहते हैं, जिसके बाद आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी बार बार खरीदने की चीज़ें नहीं होती, कम ही खरीदता है ये। ठीक है, तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो चीज़ बोल रहे हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या ना करें, कहीं ये बबल तो नहीं है।
तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यदि अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो 100%, चाहे वो कोई भी समय हो, आज हो, पिछला जो 5 साल पहले गया वो हो, या आने वाला 5 साल बाद हो, प्रॉपर्टी हमेशा आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी ही देगी। क्योंकि मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, यह शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन इंसान और प्रॉपर्टी दोनों का ऊपर जाना तय है। बहुत बढ़िया सर, शानदार। मेरी जिस तरह से ऑडियंस है, देखिए मैं बात उन करोड़पतियों की नहीं करता हूँ, मैं आम लोगों की बात करता हूँ जिनके पास कुछ पैसा है और वो चाहते हैं पैसे को कई गुना बढ़ाना। क्योंकि देखिए नॉर्मली तो बढ़ जाता है 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना। ठीक है। हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो 10 गुना और 100 गुना वाले की तरफ भी लेके जाएं। मैं सिंपल सा एक सवाल कर रहा हूँ कि 10 लाख रुपया है किसी के पास, अब बताइए उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? सर, इंतजार का फल कभी भी मीठा नहीं होता। तो क्या बात कर रहे हैं, ये तो कहा सर, ये जाता है। पुरानी कहावत है। लोग कहते थे पहले कि पैसा बैंक में रखने से बड़ा होता है। मैं आज बोलता हूँ पैसा बैंक से लेने के बाद आदमी बड़ा होता है, क्योंकि पैसा उन्हीं को मिलता है जिनके पास कुछ होता है। आज पैसा सिविल स्कोर के ऊपर मिलता है। आपके पास प्रॉपर्टी होगी तो आपको पैसा मिलेगा, नॉर्मल को तो पैसा भी नहीं मिलता। पहले लोग कहते थे सिस्टम में काम करना चाहिए, आज लोग बोलते हैं सिस्टम पर काम करना चाहिए। प्रॉपर्टी के अंदर 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। और मैं तो यूं कहूँगा अरविंद जी कि अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं हो तो भी मैं प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आज एक चाय की दुकान है, उसको भी टेबल चाहिए होती है, स्टोव चाहिए होता है, गैस चाहिए होती है, चाय पत्ती चाहिए होती है, चीनी चाहिए होती है। प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां हर किसी के पास मोबाइल है, उसे केवल नेटवर्किंग चाहिए होती है। आपको कुछ ऐसे अमीर लोगों को खोजना है जिनको प्रॉपर्टी बेचनी है, क्योंकि अमीर लोगों के पास ही प्रॉपर्टी होती है। जो उसके पास प्रॉपर्टी होगी वो अमीर ऑटोमेटिकली होगा। और नेटवर्किंग से कुछ ऐसे लोगों को जोड़ना है जिनको खरीदनी है। उन दोनों का जब अगर आप संपर्क बिठा देते हो तो मान लीजिए आप एक चाय बेचते हो, दिन में 10 रुपए की 100 चाय बेच लेते हो तो कितने रुपए हुए? 1000। 30 दिन के अंदर आप 30,000 रुपये बेचोगे, उसमें से अगर 20% भी कमाते हो तो 6,000 कमाते हो। यहाँ मान लीजिए आप एकदम नॉर्मल से नॉर्मल भी मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, 1 करोड़ या 2 करोड़ की आप पूरे महीने भर में 2 भी प्रॉपर्टी बेच लेते हो, यानी 2-2 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी, यानी 4 करोड़ रुपए। 1% सेलर से और 1% से बायर से अगर आप ब्रोकरेज लेते हो, मैं किसी गायले की बातें नहीं कर रहा, एकदम ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, तो 2% का मतलब 4 करोड़ रुपए, 2% यानी 8 लाख तो आप बैठे बैठे कमा सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, कभी भी जब प्रॉपर्टी लेने जाओ सर तो लोग कहते हैं कि महंगा है, उनको लगता है महंगा है। और कुछ साल बाद जब पीछे लौट के देखते हैं तो वो उनके अब पहुंच से और निकल चुका होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसलिए इंतजार करते हैं, और मैं सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे उस पर बहुत सारी ये चीजें आ रही हैं कि अब देखिए ये साल 2026 आधा बीत ही चुका है लगभग, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि 2027 में ना एक बड़ा करेक्शन आने वाला है। इज इट सो? आपको लग रहा है, आप इस फील्ड में हैं, आपको बेहतर नहीं, मुझे पता बिल्कुल भी नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी में कभी भी बड़ा डिप आएगा। प्रॉपर्टी एक बार के लिए रुक सकती है, एक बार के लिए नीचे हल्का सा डिप ले सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी फेज में हो सकता है, परमानेंटली ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और उसकी सबसे बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ, मैं मिथ पे बात नहीं कर रहा। नोटबंदी जब आई थी, डिमोनेटाइजेशन, उस समय क्या हुआ था, लोगों को लगने लगा था कि नोट ही जब बंद हो गए, प्रॉपर्टी का बिजनेस जो होता है सुगंधित, जो जिसमें खुशबू आती है, उन नोटों से होता है, तो क्या होगा। लेकिन एक बार के लिए वो रुका, फिर से उसने ग्रोथ पकड़ ली। अच्छा, इससे भी बड़ी बात करूं, आज की डेट के अंदर जो कोविड आया था, जहां लोगों ने अपने सबको खो दिया था, उनको लगने लगा था कि जब हमारी लाइफ ही नहीं है तो प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। एक बार डिप आया था, इतना बड़ा डिप अभी तक कभी भी नहीं आया। लेकिन आज अगर आप देखो, विद इन 3 और 4 ईयर्स वो प्रॉपर्टी जो पहले वाली प्राइस थी उससे भी 3-4 टाइम्स के ऊपर आ गई। तो इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आज जो वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है इजराइल और यूएस के बीच के अंदर, वहां सोना गिर रहा है, शेयर्स गिर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रुकी हुई है। हो सकता है छोटा सा डिप अगर आ भी जाए, लेकिन फिर से वो तेजी पकड़नी शुरू कर देगी, क्योंकि सभी लोग जैसा बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे जैसे भारत के जैसे देश के अंदर लोग बढ़ेंगे, उनको सबको जैसे रोटी, कपड़ा, मकान जो चाहिए था, तो मकान यानी छत तो सबको चाहिएगी। जब तक लोगों के दिमाग में छत रहेगी, इसका मतलब प्रॉपर्टी चलेगी ही चलेगी। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में सवाल आ रहा है कि जैसे जब हम लोग ना प्रॉपर्टी कोई मेरे पास है
और जब बेचने जाते हैं किसी थर्ड पार्टी, किसी को हमने पकड़ा, तो वो रेट बड़ा कम देता है, कहता है जी मार्केट बड़ा डाउन है अभी, और ख़रीदने जाओ तो रेट बड़ा हाई मिलता है, बहुत महंगा मिलता है। क्या रियलिटी है इसमें? सर, दुनिया की जो सबसे महंगी चीज़ें होती है, कुछ भी हो, उनकी एक तो एमआरपी नहीं होती। ये एक जिसको हम लोग बोलते हैं नगीना। प्रॉपर्टी एक पत्थर है, यानी बेशकीमती पत्थर है, ठीक है। हर जौहरी को उसकी पहचान होती है, एरा गेरा उसकी पहचान नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर है कि आप किस व्यक्ति के पास जाते हो। आप किसी सुनी सुनाई बातों के हिसाब से गलत जगह पर जाओगे तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है, मुंह मांगी रेट कोई भी नहीं देता। हो सकता है जो बेचने वाला होता है, अगर उसको मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज़ देनी होगी तो वो 150 रुपये बोलेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि बायर जो है वो कम कराएगा। और जो खरीदने वाला है उसको अगर 100 में लेनी होगी तो उसके 50 रुपये लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो 100 तक उसको देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी है, आपका तरीका बार्गेनिंग स्किल्स कैसी है, और आप कितने अच्छे तरीके से समझ के साथ उसको कम करवा सकते हो या ज़्यादा करा सकते हो। अंततः अगर आप समझदार हो, स्मार्ट इन्वेस्टर हो, तो मैं निश्चित बोल सकता हूं कि आप किसी भी कीमत पे प्रॉपर्टी ले लीजिए, आपको वो फिर भी बहुत बड़ा मुनाफा कमा के देगी। क्योंकि अक्सर सभी प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा जो लोग बर्बाद होते हैं या जिनके पास साथ में काश जुड़ा होता है, काश 10 साल पहले मैंने उस रेट पे प्रॉपर्टी ली होती तो मेरे पास आकाश होता। तो ये काश वाले जो लोग हैं ना, यही सबसे ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं सब प्रॉपर्टी के अंदर। मेरा तो यही मानना है। सही टाइम का लोग इंतज़ार करते हैं, तो मुझे लग रहा है, या फिर लोग कहते हैं कि मतलब मुझे खरीदना चाहिए या नहीं, तो इस कन्फ्यूजन ना रहे, प्रॉपर्टी ली जा सकती है। सब बंद घड़ी भी दिन में कम से कम 2 बार सही समय दिखाती है। हाँ, तो प्रॉपर्टी तो चालू घड़ी है सर। हाँ, ये तो हमेशा अच्छा टाइम दिखाएगी आपको। बिल्कुल। देखिए, आम लोगों की अपनी एक समझ है, सोच है, आसपास के लोगों से वो प्रभावित होते हैं। आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं और रियल ग्राउंड पे ये सब चीज़ों को डील करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं जानना चाह रहा था, कि आखिरकार लोग इसमें गलती कहाँ करते हैं? कौन सी गलती करते हैं लोग? सर, मैं अगर बतलाऊं, यहाँ पे सबसे मेजर वो लोग जो हैं वो 4 गलती कहते हैं, या उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। पहली जो गलती है, जैसा मैंने अभी बतलाया, ये काश के चक्कर में रह जाते हैं। ओके। चीज़ पसंद आ गई, छोटे से लालच के चक्कर में कि काश ये 200 रुपये कम कर दे, 2000 कम कर दे, वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। प्रॉपर्टी आज के लिए नहीं होती, प्रॉपर्टी सदा के लिए होती है, कल के लिए होती है। जिस समय आप 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा, आज मैं जिस प्लॉट के सामने सेल्फी खिंचवाने जा रहा हूँ उसमें हो सकता था मैं रह रहा होता। ये अक्सर आप सबके दिमाग में चीज़ें देखेंगे। सेकंड जो प्रॉब्लम होती है कि एक जब आदमी मोबाइल का कवर खरीदने जाता है तो 5 दुकानों में घूमकर देखता है कि कहाँ पर मुझे रेट कम मिल सकती है, कहाँ पर अच्छी डिज़ाइन मिल सकती है, कहाँ पर क्वालिटी अच्छी मिल सकती है। लेकिन बदकिस्मती से जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते। उसके काका के भाई के ताऊ के लड़के ने उसको जो चीज़ बतलाई वो उसी पे अंधा विश्वास करके, या फिर मार्केटिंग को देखकर, झूठे विज्ञापनों को देखकर उसमें फंस जाते हैं और अपनी चीज़ों को बर्बाद कर लेते हैं। तीसरी जो चीज़ मैं बोलूँ, लोग सस्ते के लालच में अक्सर बर्बाद होते हैं। एक्चुअल में कीमत उस चीज़ की आपको मालूम है कि वहाँ पर लाख रुपए की कीमत है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर लाख रुपए की कीमत होने के बावजूद भी 50,000 में चीज़ मिल रही है। इसका मतलब आपको अच्छे से मालूम है कि वहाँ आटा गीला नहीं है, बल्कि सब कुछ गीला है, सब कुछ बर्बाद है। फिर भी आप ज़बरदस्ती उसमें तीसमार खा बन के घुसते हो और अपने आप को बर्बाद करते हो। सस्ता यानी अच्छा नहीं होता। मारुति अगर आप खरीदोगे तो वो BMW की रेट पे नहीं बिकेगी, BMW की रेट में बिकेगी, यानी सस्ता ही भविष्य में बिकेगा और महंगा महंगा ही बिकेगा। लेकिन सर, ये मेरे एक दिमाग में बात आ रही है, कई बार ऐसा देखा है मैंने कि कुछ लोगों ने बहुत अच्छे रेट पे कोई प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, हाँ, अच्छे मतलब सस्ते कम रेट पे, और आने वाले टाइम में कुछ 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में कभी कभी कई गुना ज़्यादा वो रेट दे जाता है। वो क्या सीन होता है? इसी का तो लोग इंतजार करते हैं, यही तो अट्रैक्शन होता है कि कम कीमत लगा के कोई मुझे कोई सूत्र दे दे और मैं कोई ऐसा जो है डील कर लूँ। देखिए, मैं जहाँ तक आपने मुझे बोला, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि साल, 2 साल, 3 साल के अंदर उसके अंदर कई गुना हो गए।
कि कई गुना करने के लिए प्रॉपर्टी या कोई भी बिजनेस नहीं है, फिर आपको लॉटरी की दुकान में जाना चाहिए, जहां आपको 6 महीने की स्कीम भी नहीं लगानी पड़ेगी और आपके पैसे डबल हो सकते हैं, लेकिन बर्बादी के भी वैसे ही खेल होते हैं। वो नशा है। प्रॉपर्टी भी एक नशा है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट करो। प्रॉपर्टी का अगर मैं नॉर्मल जो एनालिसिस करके बात करता हूं, तो अप्रोक्सीमेटली कोई भी प्रॉपर्टी को डबल होने में 6 से 8 साल का समय लगता है। अगर कोई आप बहुत ज़्यादा लकी हो तो 4-5 साल में या 3 साल तक डबल हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ 2 साल में डबल होती है। इस पीरियड को आप छोड़िए जो कोविड के अंदर हुआ है, 4 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना हो चुके। उसका कारण बहुत ज़्यादा डिप ले चुकी थी ऑलरेडी प्रॉपर्टी, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी बेसिकली आज के लिए नहीं होती, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग के लिए नहीं होती। प्रॉपर्टी 2 ही काम के लिए होती है अरविंद जी, या रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपको होल्ड करना आना चाहिए। अक्सर जो आपने अभी सवाल पूछा था, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक जो सबसे बड़ी गलती है वो ये करते हैं, जिस समय लोग बहुत सारा पैसा कमाकर प्रॉपर्टी से निकल रहे होते हैं, हम इमोशनल ड्रिवन होकर उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। भाई जब मक्खन निकल गया तो आप मक्खन की उम्मीद कैसे कर सकते हो? वहां पर तो आपको छाछ ही मिलनी है। सिंपल सी चीज। इसी पे मैं एक चीज आपको मैं बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाँ प्लीज। एक जगह है नोएडा में, हाँ 122 सेक्टर 122, जो लोग जानते हो वो जानते होंगे। उसमें एक रोड है जहाँ हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि उस रोड पे जो पहले कोई दुकान नहीं हुआ करती थी, 5% वाला जो किसानों को जमीन मिलती है वो वाली जमीनें थी। लोगों ने नॉर्मल अपने घर बना रखे थे, कच्चे पक्के जो भी है। अब वो कुछ सालों में, लगभग 4-5 सालों में इतनी तेजी से बढ़ा वो कि अब उस रोड पे सारी दुकानें, ब्रांड आने शुरू हो गए। उसका रेट तो आसमान छू रहा है। जहाँ पे मतलब एक टाइम पे वहाँ का रेंट की अगर बात करूँ तो 30-40 हज़ार में एक दुकान मिल जाया करती थी, आज वो 5-5 लाख वहाँ कंपनियां दे रही हैं उसी जगह की। और मतलब उस प्रॉपर्टी की कीमत तो खैर कई करोड़, 10-10 करोड़, 12-12 करोड़ हो गया। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि लोग कई बार इस तरह की चीज़ें भी ढूंढना चाहते हो, तो इसको क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? एक तो आपने बता दिया कि मक्खन निकल गया तो भाई मामला खत्म, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है? सर यहाँ पे मैं 2 चीज बात बोलूंगा। एक तो किसी भी सफलता का रास्ता आपके पांव से होकर गुजरता है। ठीक है। दूसरी बात है, आपने जो मुझे बतलाया कि उस जगह की रेट इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई, मैं यहाँ पे ये चीज़ बात बोलूँगा कि आज वैभव सूर्यवंशी का नाम हम लोग रोज़ सुनते हैं कि वो सिक्सर मास्टर है, इतने सिक्सेस लगाता है जितना आज तक किसी ने नहीं लगाया। लेकिन लोग आज केवल उसकी कामयाबी को देख रहे हैं, उसके पीछे उसने कितने प्रयास किए थे, कितनी मेहनत की थी, उसको कोई नहीं देख रहा। चैंपियनों का नाश्ता फल फ्रूट मेवे नहीं होते, उनका नाश्ता होता है असफलताएं। वो दिन भर दिन रात भागते हैं, उनको पता नहीं रहता कि वो दिन के पहले 12 घंटे काम कर रहे हैं या रात के 12 घंटे पहले आखिरी 12 घंटे काम कर रहे हैं। उनको उनके सपने नहीं, उनको उन चैंपियंस को अलार्म नहीं जगाते, उनके सपने जगाते हैं। खैर हम पॉइंट के ऊपर आते हैं। आपने जैसा बतलाया 1-2 साल के अंदर वो इतनी तेजी से बढ़ गई, लेकिन उसके पीछे का इतिहास देखिए। उन्होंने जिसने उसको लेकर होल्ड किया था, 1-2 साल नहीं, मतलब मैंने अपनी आंखों से 5 साल तो देखा ही है। हाँ। मैं जिसने जो इसको होल्ड करना नहीं आया, उसने उस प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं कमाया, क्योंकि जहां उसकी कीमत डेढ़ी हुई उसने उसको बेचा, फिर नया एक कस्टमर आ गया, फिर दूसरा इन्वेस्टर आया, फिर तीसरा इन्वेस्टर आया। लेकिन जो पहला इन्वेस्टर कभी रहा होगा और उसने आज दिन तक उसको नहीं बेचा होगा, तो सोच के देखिए कि उसने कुछ समय तक इसको सहा होगा कि यार यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ रहा, यहाँ जंगल है, लेकिन फिर भी वो बना था। और आज उस जंगल में मंगल हो गया। वो रेट काफी टाइम से जो रुकी हुई थी, एकदम से अंदर जो कुलबुला रही थी, उसको वो कहते हैं, लहरों की खामोशी को देखकर ये ना समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। सेम वही चीज है। काफी टाइम तक लोगों को लगता है ये चीज नहीं बढ़ रही है, तो जो बेवकूफ इन्वेस्टर होते हैं वो उस समय निकल रखे होते हैं, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो उस समय टिके हुए होते हैं। और आज उन्हीं को वो बेनिफिट मिल रहा है जिसका आप बोल रहे हैं कि उनको इतनी बड़ा प्रॉफिट मिल गया। ये सारे लोगों ने इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाया, जो टिके हुए थे वही आज इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। मतलब वो कैपेसिटी होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। प्रॉपर्टी का मतलब धैर्य होता है सर। अगर इसका सिनोनिम में मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी यानी धैर्य, होल्ड करना आना चाहिए आपको। किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो गोल्ड हो,
चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई भी ऐसी चीज हो, हर किसी के अंदर जितना आप धैर्य करेंगे आप उतना ही ज्यादा लंबी छलांगे लगाएंगे। अच्छा, एक और सवाल है, लेकिन उसके पहले मेरे मन में एक और सवाल अंदर से आ रहा है इसी पे जुड़ा हुआ कि आप इतनी इंटरेस्टिंग बातें इस तरह से बता रहे हैं कि अंदर सब चीज़ें आ रही हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि रियल तरीके से ही मुझे जो फील हो रहा है वही जनता तक पहुँचे। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं कि कहीं कोई मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिल रही हैं जहाँ दुकान मिल रही हैं, ठीक है। कई बार लोगों ने दुकान लिया, अब क्योंकि वो शुरू में दिखाते हैं पेपर पे ही कि हम यहाँ बना रहे हैं, यहाँ ये अगल बगल चीज़ें हैं जिससे ये बढ़ेगा, और वो शॉप जो है ना वहाँ पे उन्होंने ले तो लिया, वो चली ही नहीं। ऐसा मैंने देखा है, मॉल में कई लोगों ने बुक किया एक दुकान और वो मॉल ही फ्लॉप हो गया, जबकि अगल बगल कोई और मॉल चल रहा है उसका। यहाँ ये कौन सा फंडा काम करता है, कौन सी चीज़ है, क्या ध्यान देना चाहिए लोगों को? सर मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछता हूँ, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग आज दिन तक लोग इसी उलझन में उलझे हुए हैं। उलझते सुलझते कम है, उलझते ज़्यादा। सेम वही चीज़ है सर। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल कागज़ों को देखकर और आगे इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, जहाँ पर वो कमर्शियल प्लॉट ले रहे हैं वहाँ की लोकेशन कैसी है, क्योंकि प्रॉपर्टी का फंडा 3 ही एल पे टिका हुआ है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। जब तक लोकेशन अच्छी नहीं होगी तब तक उस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। सेकंड चीज़ है, क्या उसके पास रेजिडेंशियल है क्या? अक्सर लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हमको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेजिडेंशियल। तो मैं हमेशा उसको बोलता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आपको हमेशा यू शुड इन्वेस्ट इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स, बिकॉज पहले आदमी रहने आएगा, उसके बाद उसकी ज़रूरतें पैदा होगी। वो परचूनी की दुकान पर जाएगा, वो रेस्टोरेंट जाएगा, वो रिक्रिएशन सेंटर जाएगा, वो ब्रांडेड चीज़ें खरीदेगा। जब तक लोग ही नहीं होंगे तो वहाँ पर कमर्शियल कैसे चलेगा? तो पहले रेजिडेंशियल लेना चाहिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, रेजिडेंशियल प्लॉट जो भी होता है वो आपको उसकी जो यील्ड है वो जितने पैसे में आता है उसके हिसाब से, कई लोग बोलते हैं कमर्शियल की यील्ड ज़्यादा होती है, जबकि मैं बोलता हूं कि रेजिडेंशियल की यील्ड ज़्यादा होती है आज की डेट में भी। कमर्शियल सर लिमिटेड है, ज़्यादातर चीज़ें कमर्शियल खाली रह सकती है। जैसा भी आपने बोला, रेजिडेंशियल नॉर्मली खाली नहीं रहता है। अच्छा, क्योंकि लोग हैं, सेफ गेम खेलना चाहते हैं। बिल्कुल सर, सेफ नहीं, सेफ के साथ मैं पैसा बनाने का गेम भी खेल रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि देखिए, व्यापार के लिए जरूरी नहीं है हर कोई आदमी व्यापार करेगा, क्योंकि 50% लोग जो हैं वो आज आबादी किसान है, उसके अलावा कुछ लोग हैं वो सर्विस कर रहे हैं। तो जो व्यापार करने वाले तो लिमिटेड हैं, लेकिन चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या रहने वाले हो, फ्लैट सबको चाहिए, बंगलो सबको चाहिए, सिर ढकने के लिए छत सबको चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहला, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका मतलब आप हमेशा रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर अब इसमें मेरी एक और बात का जवाब दीजिएगा, मैं इस पे क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ। जब मैं एक बार गया था कुछ जगह देखने के लिए, तो वहाँ पे ऐसी दुकानें बिक रही थी। उन्होंने लिखा था पहले दुकान फिर मकान। उनका फंडा ये था, वो बिल्कुल उलट बात कह रहे थे कि भाई देखिए, यही इतनी ही जगह अगर आप अभी लेते हैं दुकान के लिए तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसका रेंट अगर आपको घर का मिलेगा 15,000, उसका मिलेगा 40,000। तो वो अपने तरीके से समझा रहे थे। इसको जरा क्लियर करिए हम। अरविंद जी, आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बेची जाती है वो बेची जाती है डर और सपने, जिसको हम फोमो बोलते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली जब तक आपको डर नहीं दिखाया जाएगा, जब तक आपको डराया नहीं जाएगा, आपके मन में कोई भी चीज़ को लेने की जल्दी होगी ही नहीं। और आपको अगर सपना नहीं दिखाया जाएगा, बड़ा बनने का सपना, बड़ा पैसा कमाने का सपना, तो क्यों आप उसको देखना पसंद करोगे? ठीक है ना? तो मेरा मतलब एक ही चीज़ है। अच्छा चलिए, इससे हम थोड़ा सा अलर्ट करते हैं। वो बिल्डर आपको ये सपना दिखा रहा है, उसकी ज़्यादा कमाई किस में है? जिस चीज़ का सपना बड़ा करके दिखा रहा है, उसको ज़्यादा कमाई जिसमें मिलती है वो है कमर्शियल। क्योंकि आज जब आप मकान बनाते हो, उसमें टॉयलेट्स भी बनाते हो, उसमें कमरे भी बनाते हो, उसमें बाथ फिटिंग्स भी लगाते हो, उसमें किचन का एक्सेसरीज भी लगाते हो, ठीक है? यानी उसमें खर्चा ज़्यादा करता है बिल्डर। और दुकान शोरूम्स में क्या होता है, खाली 4 तरह की दुकान, 3 तरफ की दुकानें बनाई, आगे शटर लगाया और आपको दे दिया। इवन उसका जो आंगना है, जिसको हम लोग फ्लोरिंग है, वो भी आप करो, उसकी रूफ टॉप पे है वो भी आप अपने हिसाब से करो, ठीक है? तो फिर उसको जिसमें फ़ायदा होता है वो उसको प्रमोट करता है, उसका एडवर्टीजमेंट करता है, उसकी मार्केटिंग करता है और आपके दिमाग में उसको भर देता है। और फिर
कुछ तथाकथित यूट्यूबर्स को और इंस्टा रील्स वगैरह वालों को लाता है कि नहीं साहब आप तो पूरे बाजार में एक ही बात बोलो कि सब रेजिडेंशियल से ज़्यादा कमर्शियल में इन्वेस्ट करो। और जब आपको एक ही चीज़ बार बार सुनने को मिलती है, आप अपने बिजनेस में इतने बिजी हो कि आप जो सुनी सुनाई बातें हैं उस पर विश्वास करते हो, और एक जिसको कहते हैं भीड़ का झुंड है, जो दूसरा कर रहा है वही आप करते चले जाओ, और अल्टीमेटली उसका नतीजा तो मैं क्या बताऊं, आप खुद बता रहे हो कि खाली पड़ी है दुकानें। जब कोई कमाता है तो वो दुनिया को बताता है, और जब कोई खोता है तो वो देखता है बताऊंगा तो वो पैसा तो देगा नहीं, वो चुपचाप मुंह पे उंगली रख के बैठ जाता है। ठीक है, आपने एक नई बात बताई है और अपने तरीके से बताई, और नई चीज़ है हम लोग के लिए। ऑडियंस भी अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है, आप सहमत हैं या नहीं। और आम आदमी के कुछ और सवाल मैं जोड़ता हूं इसमें। प्लीज़ बताइए ना। एक और आम आदमी का सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर आपसे, ये बहुत जगह दिखता है और बहुत रिपीटेटिव सवाल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं, क्योंकि नए तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हैं और बता रहे हैं। किराए के घर में रहना सही है या ईएमआई देकर फ्लैट में रहना? सर मुझे लग रहा है अरविंद जी, इस समय तक का, अभी तक का सबसे शानदार सवाल अभी आपने पूछा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वायरल हो रहा है, मैंने भी इवन इसके लिए काफ़ी सारी रील्स देखी है। तथाकथित पता नहीं किस प्लेनेट के लोग आते हैं यूट्यूब पे और इंस्टा के ऊपर और हल्ला मचा मचा के बोलते हैं कि कभी भी घर का मकान मत लो, हमेशा किराए का मकान लो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट जितना आपका लगता है उससे कम किराए के अंदर आपको मकान मिल जाता है। पता नहीं वो लोग किस प्लेनेट से हैं, मैं समझ नहीं पाया। कितना दिमाग रखते हैं या दिमाग से पैदल है। चलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, और मैं आपको बहुत ईजी वे में बात करता हूँ। हम यहाँ पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, उसको गरीब बनाने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, पहले तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने 2 जगह पहले भी दी है, उसके बाद इसके तय पे आऊँगा। आज की डेट में ओला, उबर या दूसरी जो भी गाड़ियाँ, टैक्सी सर्विसेज काफ़ी हैं। आपके मोबाइल पे एक ऐप है, आप उसको क्लिक करते हो, एक गाड़ी आपके दरवाजे पे आके खड़ी होती है, आपको कुछ भी चलना नहीं होता है, एसी से एकदम चिल्ड होती है गाड़ी, आगे शोफन मतलब ड्राइवर होता है, आपको सैल्यूट मारता है, बोलता है सर गेट खोल के पीछे बैठिए। आप आराम से पीछे बैठते हो, आपको जगह भी नहीं बतानी होती क्योंकि ऑलरेडी आप पहले फीड कर चुके हैं। बराबर आप रील या यूट्यूब वगैरह देखते हुए जा रहे हो, आपकी सोच के साथ जा रहे हो, और आपको पता भी नहीं लगता कब आपका डेस्टिनेशन आ जाता है। अगर वहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है तो वो आराम से गाड़ी लगाता है, सब कुछ करता है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, यानी हैजल फ्री तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप सहमत हैं? बढ़िया। अब बहुत सिंपल सा, जैसे आप एकदम क्रिस्पी सवाल पूछते हैं, मैं एक क्रिस्पी सवाल आपसे पूछता हूँ। क्या आप पूरी जिंदगी भर उबर ओला में ही सफ़र करना चाहोगे या घर की गाड़ी लोगे? सपना तो सबका होता है कि अपनी गाड़ी, अपना मकान हो। तो सर बड़ा सिंपल सा जवाब है। जो मकान होता है वो स्टेटस के लिए होता है, वो इमोशंस के लिए होता है, वो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए होता है। आदमी अगर पैसा कमा रहा है, भाग रहा है, तो अल्टीमेटली स्टेटस के लिए भाग रहा है, एक अपने सपने को पूरा करने के लिए भाग रहा है। अगर उसको जिंदगी भर किराए में ही रहना है तो फिर ज़्यादा बढ़िया है ना, कपड़े भी किराए के लिए है। लेकिन वहाँ पर इन लोगों का, जो आप वायरल वीडियोस की बात कर रहे हैं, हाँ। उन लोगों का तर्क ये होता है कि उतना पैसा आप क्यों लगा रहे हो अपना मकान खरीदने में, और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करो, उसको और बड़ा करो, ये तर्क देते हैं। तो सर मेरा भी तर्क उनसे यही है, उन्हीं से, कि ये ब्रांडेड कपड़े पहनने में पैसा क्यों लगा रहे हो? आप 100-200 रुपए के अंदर कहीं पर मंदिर के बाहर में कुछ शर्ट्स, टी शर्ट्स मिल जाती है, जीन्स मिल जाती है, उन चप्पलों के अंदर घूमिए, उन चप्पलों कपड़ों में घूमिए, वहाँ भी तो आप पैसा बचा रहे हो। अगर 100 शर्ट नहीं खरीदोगे तो देखो कितना सारा पैसा बचाते हो। अब ये बड़ा अजीब सा सवाल और अजीब सा जवाब है। मैंने आपको केवल इतना ही बताया, आदमी एक नाम के पीछे भागता है, स्टेटस के पीछे भागता है। समझ ही नहीं आता कि आदमी जीने के लिए काम कर रहा है या काम करने के लिए जी रहा है। हर कोई बस भाग रहा है सब। तो किसके लिए भाग रहा है? मैं दूसरे से अच्छा नजर आऊं। अगर आप हर चीज़ किराए की लेते रहोगे तो आप अच्छे कैसे नजर आओगे? काफ़ी सारे टाइम तो हम लोगों ने ये भी देखा है, जिसके पास घर का मकान नहीं है उसको कोई अपनी बच्ची घर में नहीं देता है। उनकी पहली शर्त होती है कम से कम स्टेबल फैमिली होनी चाहिए, उनका घर का मकान होना चाहिए। कब तक रोज कपड़ों की तरह मकान बदलता रहेगा? बिल्कुल। आप घर का मकान होता है, अपनी मर्जी से उसके अंदर फर्नीचर बनाते हो, कलर कराते हो, अपने हिसाब से कमरे बनाते हो। किराए के मकान में तो जो मिल रहा है एक जूठन है, जो जैसा है उसके अंदर जाके थाली में पंगत में बैठ जाओ और उसमें से खा लो। आई एम सॉरी, मैं काफी ज्यादा बहस बोल रहा हूँ, आप चीजों को लेकिन ये मुझे रोज चुभती है ये बातें कि कोई भी एक
मतलब अपने आप को प्रॉपर्टी गुरु बनाता है और उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें बोल जाता है जिसका कोई तर्क ही नहीं है। मतलब सिर्फ आप कमाने 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 नहीं, कहीं ना कहीं उसका उपभोग करना पड़ता भी आना चाहिए आपको, और लोग जी रहे हैं तो अच्छा दिखना। पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको संभालना। हाँ। आप जब तक अच्छा दिखोगे नहीं तो आप अच्छा बिकोगे भी नहीं। वाह। सिंपल सी चीज है। तो अवनीश जी, आप जिस तरह से चीज़ों को बता रहे हैं अपनी नज़र से, अपने अनुभव से, दर्शक भी देख रहे हैं, आप भी बताइएगा इनके अनुभव से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रियल एस्टेट के पॉडकास्ट आप जितने भी देख रहे होंगे, मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर कुछ नया और ग्राउंडेड चीज़ें, ज़मीनी सच्चाई यहाँ मिलेगी आपको। मैं एक और सवाल यहाँ जानना चाह रहा था। प्लॉट, सीधे पूछ रहा हूँ, प्लॉट या फ्लैट क्या बेहतर होता है? आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोल रहे हैं या रहने के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए मैं पूछ रहा क्योंकि ये पॉडकास्ट आपका इन्वेस्टमेंट के लिए है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। रहने के लिए फ्लैट अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। हमेशा आपको ओपन लैंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसका रीज़न बतलाता हूँ मैं। फ्लैट जो होता है, आप जब फ्लैट लेते हो उसके बाद उसके साथ में फर्नीचर भी बनवाते हो, उसमें भी इन्वेस्ट करते हो, फिर मंथली उसके ऊपर मेंटेनेंस भी खर्चा करते हो, उसके बाद कभी ना कभी उसके अंदर दीवारों पे कलर मांग रहा है या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, उसको भी सेव करते हो। सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ बनी हुई है, चाहे वो गाड़ी हो या फ्लैट हो, वो हमेशा पुराना होगा। ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होता है। और जो ओपन लैंड है, जो रो है, उसमें अंदर हर कोई अपने अपने हिसाब से उसके अंदर संभावनाएं खोजता है और उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है। लेट्स से हम लोग इसको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। सपोज कीजिए आज से 40 साल पहले आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने एक दिल्ली के अंदर एक फ्लैट लिया। उसी समय एक स्मार्ट इन्वेस्टर थे, उन्होंने बोला कि ऐसी जगह मैं जगह नहीं लूंगा जहां पर ऑलरेडी रेटें बढ़ चुकी हैं। उनकी कल्पना में आ रहा था कि मैं किसी जंगल में इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे संभावना नजर आती है। 40 साल पहले एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए का फ्लैट लिया था और एक व्यक्ति ने उसी 10 लाख से नोएडा या गुड़गांव के अंदर एक लैंड का पार्सल ले लिया था। अब हम फिर से उसको फ्लैशबैक में आते हैं। जिस 10 लाख रुपए के अंदर उसने फ्लैट लिया था, आज ज्यादा से ज्यादा उस फ्लैट की कीमत 50 लाख हो गई होगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता वो भी हो गई होगी, क्योंकि कीमत लगवा लो लेकिन वो बिकता नहीं है, वो पुराना हो चुका। लेकिन जिस जमीन को उसने 10 लाख रुपए में लिया था, आज मैं गारंटी देता हूं वो जमीन 10 करोड़ से ऊपर की ऑलरेडी हो चुकी। ठीक है ना? यानी एक जगह जहां पर 10% की भी ग्रोथ नहीं है और एक जगह 100% की ग्रोथ है। 40 साल में 100% की ग्रोथ, ये केवल प्रॉपर्टी ही दे सकती है, दूसरी कोई चीज नहीं दे सकती सर। बढ़िया सर। एक और सवाल है मेरा कि क्या छोटे शहरों में अभी भी बड़ा मौका है? सर, प्रॉपर्टी के लिहाज से अगर हम बात करें तो हर जगह पर बड़ा मौका है। जहां आप रहते हो, यू शुड इन्वेस्ट देयर ओनली। फर्स्ट तो आप ये चीज़ कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लगाना होता है तो इंस्टेड ऑफ आप बड़े शहरों की तरफ देखें, क्योंकि टियर 1 जो है उनमें एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया। वहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। लाइक मैं अगर दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, दिन भर हों पों की हॉर्न सुनाई देते हैं। उसके बाद में रेट्स काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे है। उसके बाद के अंदर आपको पार्किंग की प्रॉब्लम है। जबकि आज टियर 2 की अगर हम लोग बात करें तो वो एक डेवलपिंग फेज के ऊपर है। वहाँ पर ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो देख रही है कि पहले जो गलतियाँ दिल्ली, मुंबई, मद्रास वालों ने की है, गवर्नमेंट ने, हमको उनसे बेटर करना है, रोडों को चौड़ी करना है। तो आगे जो है वो फ्यूचर विजन है उनका। तो वहाँ पर हमेशा आपका पैसा मल्टीपल होगा, क्योंकि आज आप सस्ती से सस्ती चीज़, कम से कम कीमत में ज़्यादा ज़मीन खरीद के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और वैसे भी जो हम लोग एनालिसिस, जो रिपोर्ट्स हैं, जिसके अंदर क्लियर है कि टियर 1 सिटी से ज़्यादा बड़ा फ्यूचर टियर 2 सिटीज़ के अंदर है। तो आगे पीछे आपको टियर 2 में पहले आइए, फिर जिस समय टियर 2 डेवलप हो जाए टियर 3 में चले जाइए। बढ़िया। आप पिंक सिटी जयपुर से आते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे है इस तरह की संभावना?
सर वैसे तो नाम से ही जयपुर नहीं, वो जॉयपुर है। अच्छा। तो सबसे पहली चीज तो पैसे से पहले वहाँ पता नहीं क्या क्या है सर। हम यहाँ के जैसे भागा दौड़ी की लाइफ में नहीं जीते कि पता नहीं निकलते कब है और पहुँचते कब है। वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में पहुँच जाते हैं। वहाँ तो पहले कहावत थी, सूरज अस्त जौहरी मस्त, जौहरियों का शहर था। हाँ, कैसे कैसे फिर से बोलिए। सर वहाँ पे जयपुर जो है जौहरियों का शहर रहा हुआ है। जितने जूलर्स आपको मिलेंगे वो जयपुर में मिलते थे नॉर्मली। तो उनमें इतना आराम था। और क्या कहावत क्या थी? सूरज अस्त जौहरी मस्त। अच्छा। मतलब सूरज अस्त हो गया इसका मतलब आप घूमने निकल जाओ। मतलब बड़ी इजी लाइफ है हम लोगों की, ठीक है ना। अच्छा, हर चीज़ है हमारे पास में, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से। अच्छा, होटल्स के अंदर तो सबसे लग्जूरियस होटल जयपुर के अंदर। इन केस इफ़ यू वांट टू डू फंक्शन, चाहे वो शादी का हो या किसी भी तरह का हो, रजवाड़ी शान के साथ लग्जरी इस तरीके से करना है तो आपको जयपुर ही प्रिफरेबल है। साड़ी हो, कुर्ती हो, हर चीज़ों के लिए मार्केट है। पहले जो सिख इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कमाई देने वाली हो गई है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न था। पहले जो गवर्नमेंट थी वो सांप सीढ़ी का खेल खेलती थी। 5 साल के लिए कांग्रेस, अगले 5 साल बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। राजस्थान में कांग्रेस तो आपके सेंटर के अंदर बीजेपी। तो ये बजट्स वगैरह की दिक्कत थी। अब क्या है, सब जगह बीजेपी है, मतलब हर चीज़ सुकून से है। तो इसका मतलब हर चीज़ें मतलब पाइपलाइन के अंदर और सब चीज़ें बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले जयपुर से दिल्ली आने में 7 घंटे लगते थे, अब तो 2.5 घंटे में आप जयपुर से दिल्ली पहुंच जाते हो। मतलब मोदी जी तक अपनी टीम के साथ साल में 4-5 बार राजस्थान आते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो यूपी की बजाय राजस्थान के अंदर मेन काम कर लें, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, ठीक है तो ना। फर्स्ट ई हाईवे जो बन रहा है वो राजस्थान के अंदर जयपुर के बीच में बन रहा है। पहले जैसे बॉम्बे काम करने के लिए पूना से लोग आते थे। कोई बड़ी दूरी नहीं है कि यहाँ का जो पोल्यूशन है, AQI है, उसके हिसाब से लोग जयपुर में स्टे करें और काम करके सुबह आए और शाम को वापस जयपुर चले जाएं। अच्छी बात है, मतलब वहाँ जिंदगी सुकून भरी भी है, अच्छी जगह भी है। और सबसे ज्यादा जो डेवलपिंग है आज की डेट में, मुझे जो लगता है, हो सकता है ये थोड़ा सा बायस हो क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, जो आज की डेट के अंदर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़े 2 शहरों के नाम आता है, या इंदौर या जयपुर। मुझे लगता है जयपुर सबसे इजी इसलिए है क्योंकि दिल्ली के सबसे नज़दीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिल्ली में है। और आर्थिक राजधानी जो आपका मुंबई है, उसके भी बीच में DMIC आने के बाद हो गया। और एक बड़ा हीरा इसको मिल गया, जो मिल गया DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। और दूसरी बात, इतना तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है क्योंकि इसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि 2025 में जयपुर का मास्टर प्लान जो था वो एक्सपायर हो गया। अब पूरी नई सोच, नए विजन के साथ 2047 का मास्टर प्लान बन रहा है। यानी मकान जो बनेगा उसकी जगह एक महल खड़ा करने के लिए जो नक्शे पे उसको उकारा जा रहा है, जो उसका निर्माण किया जा रहा है, तो वो अपने आप में एक अनोखा होगा। तो आगे आने वाले लोग देखेंगे कि वाकई में जयपुर जयपुर नहीं रहा, वो जयपुर रह गया। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ थोड़ी सी चीज़, आपका टाइम भी लूँगा क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट के साथ में एक छोटा सा सोशल कॉज भी कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, वो सोशल कॉज ये है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। ये केवल उन हजार लाचार और गरीब किसानों के हित की बात नहीं कर रहा। अगर कोई वहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो उनके भी हित की बात कर रहा हूँ। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी कोई वहाँ प्लॉटिंग नहीं है, न मैं आज की डेट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी में काम करता हूँ। मैं एक NBFC चलाता हूँ जहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वही फाइनेंस का काम करते हैं। तो हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। फिर भी चूंकि मुझे यूनिवर्स ने कुछ दिया है तो मैं भी उनको देना चाहता हूँ। एक जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट रोड है, जिसको हम लोग अजमेर रोड बोलते हैं, यानी पूरी इंडिया का 6th नंबर का जो टोल कलेक्शन है वो अजमेर रोड का है। उसके साथ में पैरेलल में रिंग रोड चलती है जिस पे 26 टोल टैक्स हैं। यानी आप अगर अजमेर रोड से दिल्ली आना चाहो तो केवल एक कट के ऊपर आप दिल्ली पहुंच सकते हो। ठीक है, जो सबसे मेन जगह है जयपुर के अंदर, जयपुर की प्राइम लोकेशन के ऊपर। यानी जयपुर में स्टैचू सर्किल है, MI रोड है जो सबसे मेन मानी जाती है, वहाँ से 15 मिनट के अंदर आप वहाँ पहुँच सकते हो। ठीक है, दिल्ली वाले तो 15 मिनट में कहीं भी नहीं पहुँच सकते। नहीं, तो उसके बाद वहाँ की जो सबसे महंगी पोश एरिया है, वैशाली नगर, मानसरोवर, जहाँ पर 40 फीट या उससे ऊपर की रोड पे 3 लाख से
रुपए स्क्वायर यार्ड से नीचे जगह नहीं बिकती है। उससे केवल 10-12 किलोमीटर की एरिया के ऊपर एक ऐसी जगह है ग्रीन सिटी सेज बोलकर, जो खुद गवर्नमेंट ने किसानों को दी है। ठीक है, वो जगह के आसपास के जितने भी प्लॉट हैं प्राइवेट कॉलोनाइजर के, वो आज की डेट में वहां पर 50, 60, 70 हजार रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जमीन बेच रहे हैं। स्क्वायर यार्ड यानी 3 बाय 3 फीट का एक गज होता है जयपुर में। जबकि वो किसान लोग जो यूनाइटेड नहीं है, जिनको प्राइवेट कॉलोनाइजर की तरह मार्केटिंग करना नहीं आता, उनके पास सेल्स टीम नहीं है, उनको कमीशन देना नहीं आता, एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग करना नहीं आता, 60 हजार के सामने केवल 30 हजार रुपये मीटर में उनकी ज़मीनें नहीं बिक पा रही है। 30 हजार रुपये मीटर यानी 25 हजार रुपये गज, क्योंकि 1 मीटर में 1.2 यार्ड होता है। राजस्थान में बहुत कम जगह है जहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल ज़मीनें जो हैं वो भी मीटर में बिकती है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज ही बिकती है। ठीक है साहब, छोटा सा मैं इसका ब्रीफ दे देता हूं। 2004 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमी जोन। अगर आपको गवर्नमेंट GDP बढ़ानी है, इसका मतलब एक्सपोर्ट करना होगा, तो उसके लिए उन्होंने दिया था कि जितना भी एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर यू विल नॉट हैव टू पे, कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 100% टैक्स फ्री होगा। उन्होंने उसके लिए 13 गाँव से हजारों किसानों से वो जगह खाली करवाई। अगर मैं बात करूं 4000 एकड़ यानी 6400 बीघा, और किलोमीटर में बात करूं तो 16.5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है, जहां पर 14,000 से भी ज्यादा वेल प्लांट, रोड डली हुई, पार्क बने हुए, सारी की सारी एक एरिया खुद गवर्नमेंट ने डेवलप की। 75% जो जमीन थी 4000 एकड़ में से वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को दे दी पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास पार्क बनाने के लिए, और कुछ पार्ट उसका रिको को दे दिया जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क है। साथ के अंदर ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्लॉट्स है वो किसानों को दे दिए। ठीक है, उनकी ब्रांडिंग नहीं होने के कारण से वो नहीं बिक पा रही। अगर इसके थ्रू कोई भी इसको देखता है, मैं यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक गारंटी दे के जा रहा हूँ। आज अगर वो आप जमीन 25 हजार रुपये में ले लेते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि वो 5 साल के अंदर 50 हजार की हर हाल में होगी। वो खुद, आप मेरे कहने से नहीं, आप खुद वहां पे स्टडी कीजिए, जाइए। जमीन ऐसी नहीं है कि हम फल फ्रूट खरीदने जा रहे हैं, खुद जाके स्टडी कीजिए। और वहां पर जो भी ब्रोकर्स हैं वो कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर के नहीं है, कम से कम 100 ब्रोकर्स मिलेंगे जो वहीं के गांव में कभी दूध बेचा करते थे, कभी कुछ है, उनके पास काम धाम नहीं था, उन्होंने एक शॉप खोल ली। और इसके अंदर एक साथ में मैं चैलेंज भी देता हूं, लाख रुपए इनाम दूंगा अगर इससे बेटर जमीन आप 25 हजार छोड़ 40 हजार में भी मुझे बताएं। कुछ क्वालिटीज जैसे मैं बताता हूं। अकेली ऐसी जगह है जो 75% ओपन ग्रीन एरिया है। नॉर्मली कोई भी कॉलोनाइजर बसाता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा 40-45% आपका ओपन एरिया सर्विस जिसमें रोड्स वगैरह आती है वो होती है, 60% पे वो कंस्ट्रक्शन कर देता है। 75% ओपन एरिया है। अगर आपको कमर्शियल, जो एक फ्यूचर ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 5% का कमर्शियल ले सकते हो। यहाँ पे 30% का आपको कमर्शियल स्पेस मिलता है। पूरी 16 किलोमीटर की एरिया में एक भी खेती की जमीन नहीं है, यानी कभी भी कोई रुकावट बीच में नहीं है। 100% JDA अप्रूव्ड है, जो वहाँ की रेगुलेटरी है, जयपुर विकास प्राधिकरण। 100% लोनेबल है, मतलब आपकी नेशनलाइज बैंकें हैं वो भी उस पर लोन करती है। टेक आपका 100% फ्री होल्ड पट्टे वाली है, यानी उसके ऊपर लीज होल्ड पट्टा नहीं है, वो हमेशा के लिए जमीन आपकी हो गई, लीज पे नहीं है। 40 से ज्यादा फीट चौड़ी रोडें हैं जो 95% के अंदर है। पास के अंदर बड़ा कमर्शियल हब है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आज की डेट के अंदर जयपुर की जितनी भी सबसे बड़ी बड़ी स्कूल्स हैं, लाइक अगर हम लोग बात करें सेंट जेवियर्स हो गई, निर्जा मोदी हो गई, JPIS यानी जयश्री पेडीवाल स्कूल हो गई, MPS हो गई, भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी हो गई, मणिपाल हो गई, सब उसके गिर्द गिर्द हैं। सबसे बड़े जितने बिल्डर हैं राजस्थान के, चाहे वो आशियाना हो, चाहे वो मंगलम हो, चाहे वो MR दुबई वाला हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो गोकुल कृपा हो, उसी जगह पे लोकेटेड हैं। सबसे बड़ी जितनी कंपनीज हैं, चाहे वो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, JCB हो, हेवल्स हो, उसके बाद डिलीवरी हो, फ्लिपकार्ट हो, रेन्यू पावर हो, ये ऐसी 160-70 कंपनियां ऑलरेडी वहां अपने 70,000 एम्प्लॉय के साथ ऑलरेडी वहां पर ऑलरेडी हैं। मतलब ऐसी जगह जहां पर सब कुछ है, जो इस वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क के पास है।
वो नहीं बिक रही है, और वो जो एडवर्टीजमेंट करके इससे 20% भी फैसिलिटी नहीं है, उन कॉलोनियों को 60-70 हज़ार में बेच रहे हैं, और ये आज भी आपको 30,000 के अंदर मिल रही है। अगर को आपको लगता है 35-40 हज़ार रुपये में भी ऐसी जगह आपको कोई मिल सकती है, तो मैं बैठा हूँ सर। क्या बात है सर, ये तो बातों बातों में आपने ऐसी चीज़ बता दी, इसका तो प्लान नहीं था। मतलब वो जो आप कह रहे थे कि वहाँ पे तो मुझे लग रहा है मक्खन पूरा भरा पड़ा है, निकाल लो जितना सबसे निकालना बड़ी है। बात है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रोल कहाँ किया जाता है, जहाँ 200, 300, 500, 1000, 2000 प्लॉट्स होते हैं। 14,000 प्लॉट, 14,000 प्लॉट्स की फ्यूचर रेडी मेगा टाउनशिप है। मतलब हर चीज रेडी है, रोड सब बनी हुई है। उसका एक ब्लॉक है सर, ई ब्लॉक, पालड़ी परसा करके 8 ब्लॉक्स हैं बेसिकली। एक ऐसा ब्लॉक जिसमें अगर आप एक जगह पे कहीं खड़े हो जाते हो, लेफ्ट में आधा किलोमीटर के रेडियस, आधा किलोमीटर के आगे आपके 160 फीट है, राइट में फिर 270 फीट है, आगे की साइड में 250 फीट है, और पीछे फिर 160 फीट है। ऐसी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी बड़ी सेक्टर रोड्स के साथ। हर आधा किलोमीटर के ऊपर 100 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ी रोडें हैं, हर आधा किलोमीटर में पार्क है, खुद के 2-2, 3-3 पुलिस स्टेशन है, खुद का आरएससीबी ऑफिस है, पीएचईडी ऑफिस है, कम्युनिटी सेंटर है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, क्या नहीं है सर, क्या सब बात है कुछ है। सर। जैसे आप धुलेरा को बोलते हो, धुलेरा तो पता नहीं कब डेवलप होगा। मैं तो धुलेरा की तर्ज पे इस स्मार्ट सिटी के लिए बात करता हूं, क्योंकि ये वसुंधरा राजे जब बीजेपी थी, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उसी को उनको स्मार्ट सिटी के नाम से इसको प्रोजेक्ट किया हुआ है। क्योंकि फ्यूचर में आपके गुड़गांव के बाद में अगर राजस्थान का कोई भी आपका आईटी हब है, तो महिंद्रा सेज ही है, क्योंकि सारी कंपनीज वहीं पर है, पॉल्यूशन फ्री है। अच्छी बात है सर, आप वहीं के हैं और बहुत गहराई से इन चीज़ों को और ज़मीनी स्तर पर जानते हैं। अगर कोई, मुझे लग रहा है कि और कुछ अगर सवाल दर्शकों के बनते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, सर उसके भी जवाब नहीं सर, देंगे। मैं इसका कोई जवाब भी नहीं दूंगा, न मैं इसके प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा, न किसी और चीज के बारे में बताऊंगा, न मेरे पास इसके अंदर कोई बेचने को चीज है, न खरीदने को बिल्कुल। चीज है। वहां पर रोड साइड के ऊपर काफी सारे ब्रोकर्स जो हैं, वो किसी के एजेंट नहीं है, वो खुद वहां के पुराने जो काश्तकार हुआ करते थे, यानी कृषक, किसान, एग्रीकल्चरल लैंड जिनकी थी, वही लोग हैं। तो उनके पास कोई यूनिटी नहीं है। जिसके पास जाओगे, जिसके पास जो इन्वेंट्री होगी, वो अपने हिसाब से वो आपको निकाल कर दे देगा। एकदम क्लियर, खुली बात, और कोई से हिडन इसमें कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत कोई प्राइवेट साफ तरीके से कॉलोनाइजर बात की करते नहीं हैं। है कि वहां पर रेट कंट्रोल की जा सकती है। इतने प्लॉट्स के अंदर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। यही अच्छी बातें हैं जिसमें कह रहा था कि मैं इनके साथ बात करना चाह रहा था, वही साफ गोई और ज़मीनी हकीकत की वजह से। मेरे नंबर भी मैं नहीं दूंगा सर इसके अंदर। बहुत अच्छी बात है बाकी सारे पॉडकास्टर नंबर देकर जाते हैं, मैं अपने नंबर या कोई भी आपको आइडेंटिटी यहाँ वेरी पर नाइस नहीं सर, देकर आपकी जो जाऊंगा। जानकारी और ईमानदारी के साथ जो जानकारी है ना, वही बहुत बड़ी हेल्प है लोगों के लिए, जो कंफ्यूज करते हैं लोग उससे अलग। और जैसा मैंने कहा कि अब तमाम पॉडकास्ट जो है रियल एस्टेट पर देखते होंगे, उससे ये अलग आपको और बहुत कुछ सिखा के जाएगा। एक और सवाल है सर इसी में मेरा, कुछ एनआरआई लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, क्या उनको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि कुछ जगह ये भी जवाब आता है कि जो है दुबई में इन्वेस्ट कर दो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो, इंडिया उसके लिए मुफीद है, भारत? सर अगर मैं प्रॉपर्टी का काम करता होता, मुझे लगता कि मुझे किसी को बुलाना है, तो मैं बिल्कुल बोलता कि हाँ, एनआरआई को यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? उसका लेकिन मैं बोलता हूँ कि शायद यहाँ पर नहीं करना चाहिए। उसका सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो जीएसटी है या टैक्स के जो आपके लागत है, आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को जिस समय खरीदोगे तब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्टीमेटली आप बेचोगे तो सामान्य जो इंडियन नागरिक है, वो जितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है रजिस्ट्री के लिए, उससे कहीं ज़्यादा एक एनआरआई को पे करना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो इंडिया है बेसिकली हम अपनों के लिए बना हुआ है। जिस दिन हम लोग बाहर के लोगों को अपने यहाँ पर लाना शुरू कर देंगे, उस दिन इंडिया कितनी ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करेगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि भारत जो है वो संभावनाओं का देश है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, सबको सर ढकने के लिए छत चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर्टी यानी भविष्य का जादू है ये सब। कुछ गलतियों की बात कर लेते हैं सर। बिल्डर चुनते वक्त कौन सी गलतियां लोग करते हैं? सर मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि किसी के कहने मात्र से एडवर्टीजमेंट, भ्रामक जो प्रचार होता है उसके अंदर आकर, और वो उस फ्लैट को लेने की गलती करते हैं जो एक खाली सपनों में दिखाया जाता है। पता नहीं उसकी टाइमलाइन क्या है। एक रेरा पे लोग आज भरोसा करते हैं, लेकिन रेरा में ऐसी कोई दंड वाली प्रक्रिया नहीं है कि जिसके अंदर बिल्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। आपका इंटरेस्ट जो है पूरी तरीके से बर्बाद होता रहता है। जितना लंबा खर्चता है वो आप पूरी तरीके से कंगाल होते जाते फिर हो। क्या करें? तो मेरे हिसाब से
ये थोड़ा सा बायस होगा फिर से। नॉर्मली मैं फिर यहाँ उल्टा बोलूँगा। सर, लोग जब फ्लैट बनना शुरू होता है उस समय फ्लैट खरीदने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि जब फ्लैट बन जाएगा उस समय काफ़ी महंगा हो जाएगा। वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देते रहते हैं, बजाय एक फ्लैट जब पूरी तरीके से बन जाता है उस समय उसके अंदर चाहे थोड़े से ज़्यादा पैसे लगें, लेकिन उस समय फ्लैट लेवें, ताकि आपको पता हो कि आपका पड़ोसी कौन है, आपका कैसी बिल्डिंग बनी है, वहाँ सीपेज की, इलेक्ट्रिक की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पार्किंग की या जो सोसाइटी है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मेरा तो ऐसा मानना है सर। क्या आने वाले समय में छोटे फ्लैट ज़्यादा बिकेंगे? सो मेरा तो मानना यह है कि रहने के लिए फ्लैट अच्छे हैं। फ्लैट कभी इन्वेस्टमेंट के मतलब से तो होते ही नहीं हैं। अब छोटे हैं या बड़े हैं, जिसके पास जितनी कैपेसिटी होगी पैसे की वो उसी हिसाब से फ्लैट लेगा। ये हमारे लिए छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो रहने जा रहा है उसके लिए उसका फ्लैट हमेशा बड़ा ही होता है सर। बढ़िया, ठीक है। सोच बड़ी करिए, फ्लैट छोटा या बड़ा नहीं होता सर। मज़ा आ रहा है सर आपके साथ बात के। एक रैपिड फायर भी करें आपके साथ, आप जो फटाफट चाहें वाला। सर, हॉट सीट पे आप बैठे हैं सर, चलिए, आप कुछ भी करिए। गोल्ड या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी। एसआईपी या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी। प्लॉट या फ्लैट? प्लॉट। ठीक है। कमर्शियल या रेजिडेंशियल? फर्स्ट रेजिडेंशियल, उसके बाद कमर्शियल। जयपुर या दिल्ली एनसीआर? कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर आप रहते हो फर्स्ट इन्वेस्ट हमेशा वहाँ कीजिए। अब फिर भी अगर कोई दूर रह रहा है उसके लिए दोनों डिस्टेंस बराबर है तो फिर जयपुर, क्योंकि एनसीआर जो है वो काफ़ी ऑलरेडी बढ़ चुका है। वहाँ पर लोग पैसा कमा चुके हैं। यहाँ पर एक्यूआई लेवल, या मैं यूँ कहूँ कि लिविंग स्टैंडर्ड तो अच्छा है, लेकिन लिविंग का जो वो है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं है मतलब। और जयपुर में मक्खन बहुत जयपुर है। जयपुर है, वो मक्खन है एकदम सर। मक्खन वहाँ बहुत बचा है निकालने के लिए। बिल्कुल है सर। 2027 में क्रैश या बूम? बूम, ऑलवेज बूम। मैं पर्टिकुलर बात नहीं करूंगा कि 2027, 28 या 29। मैं 2030 की बात करूंगा या 2040 की बात करूंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आज के लिए नहीं होती, प्रॉपर्टी सदा के लिए होती है। होल्ड करेगा जो, वो हमेशा कमा के निकलेगा। लोन लेना चाहिए या फिर कैश में? पहले कोशिश करिए कि आप कैश में लें, क्योंकि कैश के अंदर गांधी जी ने पता नहीं कौन सा परफ्यूम लगाया था, आज तक उसकी खुशबू आ रही है, जिसके कारण से उसके अंदर पैसा आदमी तोड़ के आपको देता है। ठीक है। और वैसे भी लोन मुझे लगता है लास्ट चॉइस होनी चाहिए आपकी। क्यों आपको कर्जदार बनना, क्यों हर समय गले के अंदर एक पट्टा बांध के और घूमते रहना है आपको। एक 25 साल के युवक को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर अब आज के टाइम में? सर, जब भी आपके पास जितना भी पैसा आता है आप हमेशा इन्वेस्ट करते रहो। जिस दिन आप 25 साल से 50 साल के हो जाएंगे, आपके बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आपको किसी दूसरे का एग्जाम्पल नहीं देना पड़ेगा, आप खुद उसके लिए एक मोटिवेशनल होंगे। बहुत बढ़िया सर। आम व्यक्ति से जुड़ा एक और सवाल है मेरा। 10 लाख रुपए वाला आदमी, उसको क्या करना चाहिए? सो उसको सबसे पहले तो अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए। आपका दिमाग जो है रामू है, इससे जब आप पूछते हो कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, तो वो आपको केवल और केवल 10 लाख तक ही सीमित रखता है। लेकिन जब आप उससे पूछते हो मुझे 10 करोड़ रुपए कमाना है, तो वो ढूंढ ढूंढ के 10 करोड़ के आपको फार्मूले ला के देता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको केवल प्लानिंग में रखते हो या एग्जीक्यूट करते हो। जितना पैसा है, हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। किसी के लिए 10 लाख भी बहुत कुछ है और किसी के लिए 10 करोड़ भी कुछ नहीं है। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। बस यहाँ 10 लाख या 10 करोड़ की बातें ना हो। हमेशा इन्वेस्टमेंट जो प्लान है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए आपका। क्या आज घर खरीदना एक इमोशनल फैसला है या आर्थिक फैसला है? सर, रहने के लिए अगर मैं बात करूं तो इमोशनल फैसला है, क्योंकि वहाँ पर आपकी इमोशंस जुड़े होते हैं, सिक्योरिटी जुड़ी होती है, आपके स्टेटस जुड़ा होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूं तो जो प्रॉपर्टी है वो आर्थिक फैसला होना चाहिए। क्या आने वाले समय में फ्लैट बेचना मुश्किल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि फ्लैट बेचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन पुराने फ्लैट बिकने ज़रूर मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई अपनी मार्केटिंग के हिसाब से जब फ्लैट बेचेगा तो पुराने जो फ्लैट्स हैं वो बिकने बंद होंगे और नए फ्लैट्स जो बन रहे हैं वो ज़्यादा रेटों में बिकने जाएंगे। बिल्डर कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं? सर, आखिरी का प्लॉट बचा है, आप ले लो। आप अगर अभी नहीं लोगे तो कोई दूसरा है, बताओ क्या करना है मुझे। क्या बात है। ये तो सही बात आप कह रहे हैं। अगर कल मार्केट 30% गिर जाए तो सबसे पहले कौन बर्बाद होगा? सर, मेरे हिसाब से जिसने लोन ले रखा है सबसे पहले वही बर्बाद होगा, क्योंकि लोन के ऊपर उसके कुछ भी देना ही देना है, आ कुछ भी नहीं रखा। सर, मज़ा आ रहा है आपके साथ, लेकिन समय की भी पाबंदी है और आपको भी कहीं और जाना है। समय आपसे भी लिमिटेड ही लिया था मैंने। मुझे आपके साथ काफ़ी मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन लास्ट में एक चीज़ बताइए कि जितना हम कमा रहे हैं इसको क्या सिर्फ
कमाई से कमाई या पैसे से पैसे ही बढ़ाते जाएं, या जीने का तरीका भी कुछ और होना सर चाहिए? हर आदमी अपने हाथ में दो बॉल लेके पैदा होता है, दोनों का नाम पोम पोम है। एक का मतलब होता है पावर ऑफ पीस और एक का मतलब होता है पावर ऑफ मनी। आदमी को दोनों को लाइफ को बैलेंस करके रखना चाहिए। कमाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कमाई नहीं होगी आदमी सपने नहीं देखेगा। और पीसफुल तो होना ही चाहिए, क्योंकि कमा ही आदमी पीसफुल के लिए रहा है। ज़्यादा खुश कौन है, सोने की चेन वाला या चेन से सोने वाला? तो मेरे हिसाब से दोनों ज़रूरी हैं। आदमी को सोना भी चाहिए और चेन भी चाहिए। हाँ वो बिल्कुल। बेचैन नहीं होना चाहिए। तो आदमी की लाइफ जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए। वो इतना ज़्यादा पैसे के पीछे ना भागे कि पैसा उसके हाथ ही ना आए। आपने तितली को देखा होगा, जब आप तितली के पीछे भागते हो तो तितली आपके हाथ नहीं आती, लेकिन जब आप रुक जाते हो कहीं तो आपके कंधे पे आकर बैठ जाती है। तो सेम यहाँ पर है, लक्ष्मी जी चंचल है। वाह सर, अब मतलब बात हो रही है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के पॉडकास्ट की, लेकिन आप तो जो इमोशनल के साथ साथ जो एक बहुत रियल ग्राउंडेड और जो फिलोसफिकल बात कह रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आपके है। पॉडकास्ट सुनता आया हूँ, मुझे पता है कि अदरवाइज तो आप बैठने नहीं दोगे, इतनी गहरी गहरी बातें पूछते हो बहुत आप। बहुत शुक्रिया सर, मज़ा आ गया। हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी उनकी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच आपका सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आभार।